नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पेपर फर्स्ट की, और पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और इससे पहले हम भारत का इतिहास जो है वो पूरा कर चुके हैं। अभी अपने जो टॉपिक चल रहे थे राजस्थान के इतिहास के चल रहे थे, जिसमें से 1857 की क्रांति को हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा टॉपिक राजस्थान के इतिहास में से हम आज शुरू करने वाले हैं, वो है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत संभावित है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा सीमित शब्दों में समेटने का। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। एक ही आपकी क्लास रहेगी, इसके अलावा कुछ एक मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। उसके बाद में ये टॉपिक आपका बिल्कुल पूरा हो जाएगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको मिल जाएगा, और अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो इसी विश्वास के साथ आइएगा, शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमने शुरू किया था पहला टॉपिक, और यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। अब अपने किसान आंदोलन को डिस्कस करने वाले हैं। आइएगा देखें किसान आंदोलन में कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें पढ़नी है। इसका पहला पार्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेवाड़ के प्रमुख किसान आंदोलनों के विषय में। और मेवाड़ किसान आंदोलन में एक छोटा सा टॉपिक हमारा आता है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, जिसके विषय में अपने बात करने वाले हैं। मेवाड़ के दो आंदोलन बहुत ज़्यादा चर्चित रहे थे, एक तो मेवाड़ का किसान आंदोलन और एक बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखिएगा, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन माना जाता है, इसलिए यही बात इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा, सबसे सक्सेसफुल या वो बात कहें, तो फिर आपका जो है बिजोलिया किसान आंदोलन आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन था। और इसका कारण देखिए, अधिकतर जो किसान आंदोलन हुए उनमें सबसे बड़ी दिक्कत आपको एक ही मिलेगी, राजस्व बहुत उनको देना पड़ता था। यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी टैक्स की। बहुत ही ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था, और इतनी कहते हैं उस समय 84 प्रकार की लाग बाग जो है मेवाड़ में लगती थी। तो यानी इतनी सारी लाग बाग होती थी, जो जमींदार होते थे उनको इतनी ज़्यादा लाग देनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था कि कई बार तो किसानों को खुद को भूखों मरने की नौबत आ जाया करती थी। तो इसी से जो है समस्याग्रस्त होकर के समय समय पर जो है आंदोलन होते रहे थे। आइएगा बात करते हैं आगे की। तो इसका प्रारंभ जून 1880 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से महाराणा स्वरूप सिंह के काल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हुआ है, 1880 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में होता है, महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। बस इतना ही था, उसमें ज़्यादा कोई और हमें उसमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, और न ही वहाँ से कोई प्रश्न बनता है। उसमें से एक ही प्रश्न बनता था, पहला आंदोलन पूछा जाए तो। अब हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की, और इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला, सबसे पहली बात कौन सी, सबसे लंबे समय तक चलने वाला, सबसे व्यापक, सबसे शक्तिशाली और अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन सबसे लंबे समय तक भी चला, सबसे व्यापक यानी कि बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए, सबसे शक्तिशाली, पावरफुल भी था, और अहिंसा पर आधारित था। दोस्तों, यहाँ पर हिंसक घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अहिंसात्मक आंदोलन जो है, सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो यही माना जाता है दोस्तों। अब बिजोलिया क्या था, तो बिजोलिया जो है वो मेवाड़ राज्य का ही एक ठिकाना हुआ करता था। बिजोलिया क्या था मेरे दोस्तों, बिजोलिया है मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना। और बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये आपको मिलेगा भीलवाड़ा में। अगर आप देखने जाएं तो इसका जो स्थान है वो आप कौन सा मानेंगे, भीलवाड़ा मानेंगे। बिजोलिया के प्राचीन नाम की बात करें तो क्या है, विजयवल्ली है। यहाँ फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें छप जाए। जब दिमाग में होगा तभी तो बाहर निकलेगा। विजयवल्ली, विजयवल्ली किसका नाम है, विजयनगर, सॉरी बिजोलिया का ही प्राचीन नाम जो है वो क्या है, विजयवल्ली है। ये आपको याद रखना है, विजयवल्ली है ना। इसके बाद में देखिएगा, बिजोलिया को हम और क्या कहते हैं, बिजोलिया को ऊपरमाल भी कहा जाता है। ये इसी के साथ में जोड़ करके इसी तरह से आपको याद करना है। यहाँ की 60% जो आबादी है वो धाकड़ जाति के किसानों की थी। अब देखिएगा, ये जो बिजोलिया है, ये जो बिजोलिया है,
इस ठिकाने के संस्थापक जो हैं अशोक परमार को माना जाता है। और ये जो ठिकाना है, ये जो बिजोलिया है, यहाँ की 60% जो आबादी है वो धाकड़ जाति के किसानों की थी। कौन सी जाति के किसानों की थी? धाकड़ जाति के किसानों की थी। राणा सांगा खानवा के युद्ध में वीरता दिखाने वाले गजनेर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, अशोक परमार थे, और उनको ये ठिकाना जो है वो भेंट किया गया था दोस्तों। यानी यहाँ हम कहना चाहते हैं कि खानवा के युद्ध में जो अशोक परमार ने वीरता दिखाई, उन्हीं के कारण राणा सांगा ने उन्हें ये ठिकाना भेंट किया था दोस्तों, ये माना जाता है। बिजोलिया में आरंभ में 84 प्रकार के कर लागू थे, यानी 84 प्रकार की लाग बाग जो है वो उनसे ली जाती थी। बहुत सारे प्रकार के टैक्स होते थे, आप तो कल्पना भी नहीं कर पाओगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण था लगान और लाटा व कुंता, जिसमें खड़ी फसल पर ही अनुमान लगा लिया जाता था कि इतनी फसल होगी, इतना लगान देना पड़ेगा। कई बार नहीं भी हो पाती थी, लेकिन उनको देना पड़ता था। तो सबसे बड़ा जो कारण था किसान आंदोलन का, लगान और लाटा व कुंता की प्रथा हुआ करती थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक है वो साधु सीताराम दास को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है मेरे दोस्तों साधु सीताराम दास। यही आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अन्य इसके बाद में जो किसान आंदोलन हुए उन सभी का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है दोस्तों। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें 3 चरण हुए थे। बिजोलिया का किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, और 3 चरणों में कब से कब तक हुआ और कौन से इनके मुख्य नेता रहे थे। तो पहला जो चरण है 1897 से 1916 तक का चरण माना जाता है दोस्तों। कब से कब तक का है? 1897 से 1916 तक का। इनके प्रमुख नेता जो थे नानजी भाई, ठाकरी भाई, साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण, ब्रह्मदेव कुमावत और जानकी देवी थे। नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। और यहाँ जो है द्वितीय चरण के अंदर 1916 से 1927 तक का समय है। इसके प्रमुख नेता है विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, मन्नाराम पटेल, माणिक्यलाल वर्मा और रमाबाई। और इधर तीसरे चरण की हम बात करें तो 1927 से 1941 तक का समय। इसके प्रमुख नेता जो हैं सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी। तो यहाँ पर देखिएगा शुरुआत करता अपने साधु सीताराम दास को ही मानते हैं। आइएगा एक एक करके तीनों चरणों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण के विषय में, जो 1897 से लेकर के 1916 तक का समय माना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा बिजोलिया में आरंभ के अंदर कितने लाग बाग लागू थे दोस्तों? आरंभ में 84 प्रकार के कर लागू थे। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। 84 प्रकार की लाग बाग जो है वो किसानों से ली जाती थी, और यही जो सबसे बड़ा कारण है इस आंदोलन का एक माना जाता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो है वो राइफल माला अपने मानते हैं, तो इसी प्रकार से बिजोलिया का जो तात्कालिक कारण है वो चंवरी कर माना जाता है, जो 1903 में पुत्री के विवाह पर लगाया गया था। यानी किसी किसान के घर में बेटी का विवाह होगा तो उसे चंवरी कर देना होगा, लगभग 5 रुपया हुआ करता था वो। और इस वजह से किसानों ने जो है अपनी बेटियों का विवाह करना ही छोड़ दिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से काफ़ी दिक्कतें हुई, और जिसके कारण जो है ये आंदोलन का तात्कालिक कारण माना जाता है। जागीरदार उस समय कृष्ण सिंह परमार। अब हम बात करें गिरधारीपुरा गांव की, तो दोस्तों गिरधारीपुरा गांव था, उसमें एक व्यक्ति थे गंगाराम धाकड़, उनका मृत्यु भोज था। और इस गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित होते हैं। किसान पहले से ही रुष्ट थे, एक प्रकार से ये सभा होती है। सभा में ही किसानों के द्वारा इस कर के विरोध का निर्णय लिया जाता है कि हमें इस कर का विरोध करना है। दोस्तों नाम याद रखिएगा, कौन सा गांव है? गिरधारीपुरा गांव। कौन से किसान की मृत्यु पे था मृत्यु भोज? गंगाराम धाकड़ के अवसर पर। और यहाँ देखिएगा दोस्तों, साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये जो 2 किसान हैं, उनको शिकायत लेकर के मेवाड़ महाराणा के पास में भेजा जाता है, क्योंकि ये मेवाड़ के अंडर में आता था। और ये शिकायत करना चाहते थे जागीरदार की कि इस प्रकार से जो टैक्स लिए जा रहे हैं उनको हम नहीं भर पा रहे हैं। तो अब देखिएगा हुआ क्या, गिरधारीपुरा गांव के अंदर गैसे
गिरधारी और ऐसे गंगाराम की मृत्यु बेहोश था। वहाँ पर सारे किसान एकत्रित हुए होते हैं, चर्चा होती है और फिर इस कर का विरोध का निर्णय लिया जाता है। और साधु सीताराम दास के कहने पर किसको भेजा जा रहा है? एक तो नानजी पटेल को और दूसरे ठाकरी पटेल को भेजा जा रहा है मेवाड़ महाराणा के पास में। मेवाड़ के महाराणा है मामले की जांच के लिए हामिद नामक एक अधिकारी को भेजते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसको भेजा गया है? हामिद नामक अधिकारी को भेजते हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले चरण में किसानों को कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल यहाँ तक कि वापस जब बिजोलिया में आते हैं तो कृष्ण सिंह उन्हें बिजोलिया से निष्कासित कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो हुआ क्या देखिएगा दोस्तों, किसान नाराज थे। कहाँ एकत्रित हुए थे? गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के यहाँ पर। और उस समय साधु कौन थे? साधु सीताराम दास थे। उन्होंने 2 लोगों को भेजा था, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को, मेवाड़ महाराणा के पास में शिकायत लेकर के। लेकिन मेवाड़ महाराणा जो है हामिद नाम के व्यक्ति को जो है जांच के लिए नियुक्त करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है और होता उल्टा है। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जब वापस आते हैं तो कृष्ण सिंह उन्हें बिजोलिया से ही बाहर निकाल देता है। जब बिजोलिया की जनता बिजोलिया छोड़कर जाने लगी, अब ऐसा हुआ तो बिजोलिया की जनता ने बिजोलिया को छोड़कर जाना शुरू कर दिया, तो कृष्ण सिंह 1905 में जो है इस कर को हटा लेता है दोस्तों। तो कृष्ण सिंह के समय की ये घटना है, गिरधारीपुरा गांव वाली और नानजी पटेल वाली, ठाकरी पटेल वाली। 1905 में इस टैक्स को हटा लिया गया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, निसंतान मृत्यु होती है, यानी उसका कोई भी पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनने वाला था, यानी पुत्र था नहीं। तो कृष्ण सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके एक नज़दीकी रिश्तेदार को कामा भरतपुर से बुला करके उत्तराधिकारी बनाया गया। देखिएगा कृष्ण सिंह के समय जो घटना हुई चमरी कर वाली थी। पहले टैक्स लगाता है, फिर नानजी पटेल ठाकरे पटेल जाते हैं मेवाड़ में, जनता विरोध करती है, तो 1905 में टैक्स को हटा लिया जाता है। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कामा भरतपुर से उनके नज़दीकी रिश्तेदार को बुलाया जाता है और उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है। अब उत्तराधिकारी किसको बनाया जाता है? पृथ्वी सिंह को बनाया जाता है। तो पृथ्वी सिंह जमींदार बनते ही जनता पर तलवार बंधाई का कर लगा देता है दोस्तों, क्योंकि रिश्तेदार जो बनता था उसको भी तो ऊपर महाराणा के पास में कुछ टैक्स देना होता था, उसको भी जो है भेंट देनी होती थी, तो वो जनता से ही लेता था, इसलिए वो तलवार बंधाई कर लगा दिया उसने, पृथ्वी सिंह ने, जमींदार बनते ही दोस्तों। तलवार बंधाई कर को उत्तराधिकारी कर या अपमानित कर भी कहते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा, जब किसी की निसंतान मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी बनाया गया, तब उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम तलवार बंधाई कर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो बिजोलिया के किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह कर्मचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में तलवार बंधाई कर का विरोध किया और 1913 में ऊपर माल की भूमि को पड़त रखा, यानी कोई कृषि नहीं की, ठिकाने को भूमि का कर भी अदा नहीं किया। तो इस तलवार बंधाई कर का विरोध किया जाता है। कौन कौन से नेता थे उस समय? साधु सीताराम दास हैं, फतेह कर्मचारण हैं और ब्रह्मदेव हैं। इनके नेतृत्व के अंदर तलवार बंधाई कर का विरोध किया जाता है और 1913 में ऊपर माल की भूमि को पड़त रखा जाता है और ठिकाने को जो है भूमि का कर अदा नहीं किया जाता है दोस्तों, बिजोलिया ठिकाने को। अब 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसका एक नाबालिग पुत्र होता है केसरी सिंह, वो ऊपर माल का जागीर बनता है दोस्तों। और अब देखिएगा 1914 में जब इसकी मृत्यु हो गई पृथ्वी सिंह की, तो उसका पुत्र बन गया और इसके बाद में जो है वो दूसरा चरण शुरू हो जाता है, क्योंकि दूसरे चरण में नेता बदल जाते हैं, कुछ चीज़ें बदल गई, इसके कारण हमने इसको समझने के लिए 2-3 चरणों में बांट लिया। 1914 से 1923 तक का ये समय है। 1916 में विजय सिंह पथिक जो है वो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अब विजय सिंह पथिक कौन है, यहाँ हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के किसान आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, या मैं यूँ कहूँ कि विजय सिंह पथिक ही हैं जो आपको आंदोलन में दिखाई देंगे। तो इनके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी अपने ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विजय सिंह पथिक जो है, इनका मूल नाम क्या हुआ करता था? इनका मूल नाम हुआ करता था भूप सिंह।
इस चरण में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हुए थे। याद क्या रखना है आपको, दो नेता हैं, विजय सिंह पथिक है और माणिक्यलाल वर्मा इस चरण में जुड़े हुए हैं। भूप सिंह गुर्जर थे। भूप सिंह गुर्जर का जन्म 1882 में गुड़वाली गांव यूपी में हुआ था, यानी ये राजस्थान के निवासी नहीं थे दोस्तों। नंबर एक बात, तो विजय सिंह पथिक जो है, जिनका जन्म हुआ था यूपी में 1882 के अंदर, सन 1907 में, अब होता क्या देखिएगा, घटना है 1907 की। 1907 में रास बिहारी बोस का सशस्त्र विद्रोह है, इसमें ये भाग लेते हैं और गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर अजमेर में विद्रोह करने की योजना बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं भूप सिंह की, जो बाद में विजय सिंह पथिक के नाम से जाने गए थे। तो भूप सिंह गुर्जर का जो जन्म है वो यूपी में हुआ था और 1907 में ये रास बिहारी बोस के सशस्त्र विद्रोह वाले कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में ये गोपाल सिंह खरवा के साथ में मिलकर के अजमेर में विद्रोह करने की योजना बनाते हैं दोस्तों। लेकिन ये योजना क्या हो गई थी, असफल हो जाती है और अंग्रेज इन दोनों को पकड़ लेती है और टोडगढ़ के किले में बंद कर देती है। कहाँ बंद किया, टोडगढ़ के किले में। भूप सिंह टोडगढ़ के किले से भाग जाता है और मेवाड़ के ओछड़ी गांव में आ जाते हैं। देखिए बंद किया गया कहाँ पर, टोडगढ़ के किले में, क्योंकि ये आंदोलन की योजना बना रहे थे इसलिए। और भूप सिंह जो है टोडगढ़ के किले से भाग जाते हैं और भाग करके मेवाड़ के ओछड़ी गांव में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के टीचर बन जाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। इसी समय हरिभाई किंकर जो हैं उनके द्वारा मेवाड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हरिभाई किंकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस सभा से भूप सिंह भी जुड़ जाते हैं और अपना नाम बदल करके क्या रख लेते हैं, विजय सिंह पथिक रख लेते हैं दोस्तों। अब इस घटनाक्रम को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो भूप सिंह को जो है कहाँ पे बंद किया गया था, गोपाल सिंह खरवा, और इन्हें जो है बंद किया गया था टोडगढ़ के किले में। लेकिन भूप सिंह जो है टोडगढ़ के किले से भाग जाते हैं और भाग करके मेवाड़ के ओछड़ी गांव में आ जाते हैं, वहां पर कुछ दिन टीचिंग का कार्य करते हैं और हरिभाई किंकर जो है मेवाड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं। भूप सिंह इस सभा से जुड़ जाते हैं, हरिभाई किंकर वाली, और अपना नाम रख लेते हैं विजय सिंह पथिक। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा का एक सम्मेलन होता है जिसमें साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक का प्रवेश होता है। जो पहला चरण था वो साधु सीताराम दास के नाम था, तो दूसरा विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नाम आता है दोस्तों। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऊपर माल पंच बोर्ड की, क्योंकि यहाँ से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो विजय सिंह पथिक 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना बेरीसाल गांव में करते हैं। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन बन गए। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1917 में, और दिन कौन सा था, हरियाली अमावस थी, याद रखिएगा। हरियाली अमावस के दिन 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। कौन से गांव में हुई, कहाँ पर हुई थी, तो बेरीसाल नामक गांव में हुई थी। ये इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसका पहला सरपंच किसे बनाया गया, तो मन्ना पटेल जो है, एक और बात आप इसमें जोड़ लीजिएगा, मन्ना पटेल जो है, मुन्ना पटेल नहीं है भाई, मन्ना पटेल है, मन्ना पटेल को इस का सरपंच बनाया जाता है। ऊपर माल पंच बोर्ड का सरपंच बना दिया। ये पंचायत ही है ना, पंच बोर्ड। इसका उद्देश्य जो था वो था कि किसान या जो लोग हैं उन्हें टैक्स न देने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि कर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है और वो सही कर नहीं था दोस्तों। इस बोर्ड में कुल कितने सदस्य थे आपसे पूछा जाए, तो इस बोर्ड में 13 सदस्य थे, ये आपको याद रखनी है। ऊपर माल पंच बोर्ड में कितने सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं दोस्तों। इस समय जागीरदार कौन है, केसरी सिंह परमार। कौन है दोस्तों जागीरदार, केसरी सिंह परमार इस समय जागीरदार होता है। मेवाड़ के महाराणा ने केसरी सिंह की अल्पायु के कारण कर माफ कर दिया था। और देखिएगा हुआ क्या, केसरी सिंह की आयु कम थी क्योंकि वो छोटी उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था, तो इसलिए कर जो है वो माफ कर दिया जाता है। तलवार बंधाई कर के विषय में हम ये
चर्चा कर चुके हैं कि मेवाड़ के महाराणा तलवारबंदाई कर क्या होता है। मेवाड़ के महाराणा केसरी सिंह के अल्पायु होने के कारण ये कर माफ कर दिया गया था। मेवाड़ सरकार की ओर से 2 व्यक्तियों को मुंसिफ बनाकर भेजा गया था, ये याद रखिएगा। किस किस को भेजा गया था? अमर सिंह राजावत को, और दूसरा व्यक्ति कौन है? डूंगर सिंह भाटी जो हैं, इन्हें इन 2 व्यक्तियों को मेवाड़ सरकार की ओर से मुंसिफ बना करके भेजा गया था। ये मेवाड़ महाराणा जो हैं केसरी सिंह के अल्पायु होने के कारण जो तलवारबंदाई कर है वो माफ कर देते हैं। विजय सिंह पथिक 1918 में कब जुड़े थे? 1916 में आंदोलन से जुड़ गए थे। 1918 में महात्मा गांधी से मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। कब मिले थे? 1918 में महात्मा गांधी से मिलते हैं, और महात्मा गांधी अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ पर देख करके आइए। विजय सिंह पथिक गांधी जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि इस आंदोलन को भी देखिए, थोड़ा सा इस पर भी विचार कीजिए। तो महात्मा गांधी उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए महादेव देसाई को बिजोलिया भेज देते हैं। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम एक बात कर लेते हैं राजस्थान सेवा संघ की, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है तो राजस्थान सेवा संघ, लेकिन इसकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई है, इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। नंबर 1 बात 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग कांड वाला ही साल है, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। इसके जो सदस्य थे वो थे विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, राम नारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज आदि। राजस्थान केसरी समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत वर्धा के अंदर 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। दोस्तों सन 1920 में किसकी बात कर रहे हैं? 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में कर दिया जाता है। अब देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई है वो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन इसको यहाँ रखा नहीं जाता है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कहाँ पर? अजमेर में इसे स्थानांतरित कर दिया गया राजस्थान सेवा संघ को। 1920 में 1919 में इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। 1920 में दोस्तों ये रहा 1920 में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया है? अजमेर में। वर्धा से राजस्थान सेवा संघ कहाँ आ गया? राजस्थान में आ गया, अजमेर में आ गया। इसके बाद में दोस्तों समाचार पत्र है नवीन राजस्थान 1920 में, और तरुण राजस्थान को 1921 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ब्यावर से निकाला गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। कहाँ से निकाला गया है? तरुण राजस्थान को ब्यावर से निकाला गया है मेरे दोस्तों। नवीन राजस्थान के संस्थापक की अगर अपने बात करें, कौन थे इसके संस्थापक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो नवीन राजस्थान के संस्थापक जो थे वो थे दुर्गा प्रसाद। 1920 से ये शुरू हुआ था। तरुण राजस्थान के संपादनकर्ता कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जय नारायण व्यास थे। दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक और चीज़ हम यहाँ पर याद कर लेते हैं, डंका। डंका क्या है? हस्तलिखित समाचार पत्र है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? हस्तलिखित समाचार पत्र है जो राम नारायण चौधरी और साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोलिया से प्रकाशित किया गया था। वापस सुनिएगा, डंका क्या है? डंका एक समाचार पत्र है जो हाथ से लिखा जाता था दोस्तों, बिजोलिया से प्रकाशित होता था, और राम नारायण चौधरी और साधु सीताराम दास के द्वारा इसे लिखा जाता था, उनके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। दोस्तों बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 के अंदर बिजोलिया के किसानों ने मांगों की जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है जिसकी गठन जो है वो 1919 में बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए इसका गठन जो है वो किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से जहाँ 3 है वहाँ प्रश्न बनता है दोस्तों। अब ये आयोग जो है वो जांच करता है और किसानों की मांग को जायज़ ठहराता है कि किसान जो मांग उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, अब ध्यान दीजिएगा, माणिक्यलाल वर्मा विजय सिंह से प्रभावित होकर बाबू की नौकरी छोड़ देते हैं और आंदोलन में कूद पड़ते हैं दोस्तों, और पंछीड़ा नामक गीत लिखते हैं प्रेरित करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है पंछीड़ा गीत किसने लिखा था, तो पंछीड़ा लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। दोस्तों बहुत चर्चित रहा था। 1921-22 में देखिएगा दोस्तों, 1921-22 में राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट ओलैंड और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन
बिजोलिया की यात्रा करते हैं और किसानों की कई मांगों को मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, 1921-22 में राजस्थान के एजीजी हैं, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की तरह ही रॉबर्ट हॉलैंड आते हैं उस समय, है ना। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, जैसे बर्टन वगैरह हुआ करते थे ना वैसे ही, तो विल्किंसन है बिजोलिया की यात्रा करते हैं और किसानों की कई मांगों को जायज़ ठहराते हुए उनको मान लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ जो 53 मांगे थी किसानों की, उनमें से कहते हैं कि 21 मांगे जो है वो लगभग मान ली गई थी दोस्तों। 1927 में विजय सिंह पथिक के सुझाव पर बिजोलिया की जनता ने अपनी जमीन जागीरदार को लौटा दी थी। टैक्स बहुत बढ़ रहा था, तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से ये एक आंदोलन का ही पार्ट था कि बिजोलिया की जनता अपनी जमीन जागीरदार को लौटा देती, और इन्हें ये भरोसा था कि ये जो जमीन है वो जागीरदार कोई और ठेका इसका नहीं उठाएगा, इन्हीं के पास में वापस आनी है, तब अपनी मांग मनवा लेंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा, जमींदार जो जागीरदार था वो भूमि नीलाम कर देते हैं और ये ज़मीन तो नीलाम हो जाती है। अब इस गलती का जो सारा दोष है वो विजय सिंह पथिक पर आ जाता है दोस्तों। इसके बाद में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा का भी थोड़ा सा ऐसे मानते हैं कि मतभेद होने लगता है। इसके बाद में विजय सिंह पथिक इस घटना के बाद में, सबसे ज़रूरी बात हम करें, इस घटना के बाद में विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन को छोड़ देते हैं दोस्तों। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण है 1923 से 1941 तक का। विजय सिंह पथिक के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो तीसरे चरण में नेता कौन आ गए, जमनालाल बजाज। 1934 में अक्षय तृतीया के दिन सेठ जमनालाल बजाज आमरण अनशन करते हुए सत्याग्रह करते हैं और इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने ढंग से। गांधी जी ने मेवाड़ के सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा। देखिए गांधी जी ने क्या किया, मेवाड़ के सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा और कहा कि सेठ जमनालाल बजाज के साथ में समझौता कर ले, यानी एक प्रकार से आग्रह किया था सेठ जमनालाल बजाज से मांगों को लेकर के समझौता करने का, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन करते हुए सत्याग्रह शुरू कर दिया था दोस्तों। सुखदेव प्रसाद सेठ जी से समझौता कर लेते हैं, लेकिन उसकी पालना पूरी तरह से नहीं हो पाती। अभी जैसे हम देखते हैं ना, रोजाना आंदोलन होते हैं, सरकार से समझौता हो जाता है, लेकिन उसकी पूरी पालना नहीं हो पाती है दोस्तों। इसमें 2 महिलाएं हैं, जानकी बाई और रमाबाई, इनके द्वारा भी गिरफ्तारी दी गई थी। ये भी हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा बनता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ट्रेंच आयोग आता है 1927 को बिजोलिया में, और उसने किसी प्रकार किसानों के साथ में समझौता करा दिया जाता है जागीरदार का। ट्रेंच आयोग के बारे में हमें इतना ही याद रखना है। इस पर विचार करने के लिए 1927 में किसान पंचायत बुलाई जाती हैं, जिसमें रामनारायण चौधरी और वर्मा जी जो हैं पथिक जी पर इसका अंतिम निर्णय छोड़ देते हैं। पथिक जी उस समय उदयपुर जेल में थे। उदयपुर जेल से रिहा होने के बाद में फुसरिया गांव से ही मार्गदर्शन जो है दे रहे थे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पथिक जी हैं और वर्मा जी हैं उनके संबंध काफ़ी बिगड़ जाते हैं और पथिक जी 1929 में इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, जैसे हमने पीछे चर्चा भी की थी। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, स्लाइड्स में से आपको ये याद रखना है, ट्रेंच आयोग 1927 को आया था बिजोलिया, किसी प्रकार से समझौता करवा देता है, लेकिन उसके बदले जो है किसान पंचायत भी बैठती है। पथिक जी उदयपुर जेल से रिहा होने के बाद में कहाँ रहे थे, फुसरिया गाँव रहे थे, वहीं से मार्गदर्शन दे रहे थे। पथिक जी और वर्मा जी के आपसी संबंध देखिए बिगड़ जाते हैं और 1929 में वो इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो मुख्य नेता चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा। पथिक जी आउट हो गए, पथ में चले गए और माणिक्यलाल वर्मा जी आ जाते हैं। अतः 1941 में बाद में देखिएगा क्या होता है। 1941 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, अंतिम चरण है ये। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजयराघवाचार्य और मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों की सभी मांगे मान ली जाती है दोस्तों 1941 के अंदर। तो इस प्रकार से ये आंदोलन जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। 3 चरण हमने अच्छे से पढ़ लिए, सारे जरूरी फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए, कुछ भी बचा नहीं है। कुछ बचा होगा तो क्वेश्चन फॉर्मेट में अपनी जो टेस्ट सीरीज होगी वहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अतुल्य आरएस को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, टेस्ट आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक क्यों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।